नमस्ते। वेलकम टू आइडिएशन। भारत का संविधान। भारत के संविधान को समझने के लिए संविधान का सिर्फ बैर एक्ट पढ़ना काफी नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो केस लॉज जुड़े हुए हैं उन केस लॉज को भी हमें समझना होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट और स्टेट हाई कोर्ट्स के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए गए हैं, उन जजमेंट्स को भी हमें समझना होगा। ऐसे केस लॉज जजमेंट्स कई सारे हैं, लेकिन इन सब में एक केस सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक जजमेंट पर सबसे ज्यादा बात होती है। मैं कहूंगा कि वो लोग कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के इवोल्यूशन को नहीं समझा है, वो लोग भी इस केस को जानते हैं, एटलीस्ट उसका नाम सुना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं केशवानंद भारती केस की। 24 अप्रैल 1973 के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केशवानंद भारती केस में अपना फैसला सुनाया था। मतलब आज उस जजमेंट को 53 साल पूरे हुए, 53 इयर्स कंप्लीटेड। इस मौके पर आज हम इस केस के जजमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये केस क्यों हुआ था। इस केस के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 संशोधनों को, 3 अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था। 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 29th अमेंडमेंट। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अमेंडमेंट्स क्यों हुए थे। आजादी के बाद हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स के कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। लैंड रिफॉर्म्स माने कि जिन लोगों के पास जरूरत से ज्यादा जमीन है, उनसे जमीन छीन लेकर हम उन लोगों को जमीन दें कि जिनके पास जमीन नहीं है। इसे लैंड रिफॉर्म्स कहा जाएगा। लेकिन इन लैंड रिफॉर्म्स के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सरकार के लिए जो सबसे बड़ी बाधा थी, वो था हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो इसलिए सरकार के लिए जरूरी बन जाता था कि वो हमारे इस अधिकार को कम करे और लैंड रिफॉर्म्स के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। लेकिन हुआ ये कि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में अपना फैसला सुनाया कि जिस केस का नाम था गोलकनाथ केस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत की संसद भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है, आपके पास अमेंडमेंट के पावर्स हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, उन मौलिक अधिकारों के अंदर संसद संशोधन नहीं कर सकती है। आप संविधान में कहीं पर भी संशोधन करें, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हैं। दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। अब अगर संसद मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट्स नहीं कर पाएगी, तो फिर वो लैंड रिफॉर्म्स के ये जो कार्यक्रम है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उनको दिए गए हैं, वो लागू कैसे कर पाएगी। इसी का जवाब दिया संसद ने 24th अमेंडमेंट के द्वारा। 24th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के अंदर यह लिखा जाता है कि आर्टिकल 368 की मदद से संसद जो संशोधन करेगी, वो संशोधन, उसके कानून संविधान के अनुच्छेद 13 की व्याख्या से बाहर रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 लॉ की डेफिनेशन करता है और वहां पर कहा गया है कि आप एक भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं कि जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। अब संसद ने क्या किया? संसद ने कह दिया, संविधान में लिख दिया कि हमारे द्वारा संविधान में संशोधन के लिए जो कानून बनाए जाएंगे ना, वो अनुच्छेद 13 की व्याख्या में नहीं आएंगे। मतलब कि हम जो संशोधन करेंगे, उन संशोधनों की मदद से हम मौलिक अधिकारों को भी बदल सकते हैं। गोलकनाथ केस के जजमेंट को यहां पर पलटाने की कोशिश की गई थी। बात यहां पर नहीं रुकती है। इसके बाद संसद ने कॉन्स्टिट्यूशन में 25th अमेंडमेंट किया। इंटरेस्टिंग पार्ट इज, जो ओरिजिनल फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में दिया गया था, वहां पर लिखा गया था कि जब भी किसी व्यक्ति की संपत्ति आप छीनना चाहते हो तो कानून की मदद से आप वो छीन सकते हो। लेकिन उस कानून के अंदर आपको कॉम्पनसेशन की व्यवस्था करनी होगी। जिस व्यक्ति की संपत्ति छीनी जा रही है, उसके लिए कॉम्पनसेशन की व्यवस्था उस कानून के अंदर होनी चाहिए। अब जब कभी भी कानून बनाए जाते थे, संपत्ति को छीनने के कानून बनाए जाते थे, लोग दावा यह करते थे कि सरकार ने उसके अंदर जो कॉम्पनसेशन की व्यवस्था करी है, वो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं है। 25th अमेंडमेंट के द्वारा कॉम्पनसेशन शब्द को ही संविधान से हटा दिया जाता है और कॉम्पनसेशन की जगह उन्होंने लिख दिया अमाउंट दैट विल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार ने आपके लिए जो कोई भी रकम तय की है, वो आपको माननी होगी। और साथ में यह भी लिख दिया गया कि उस अमाउंट को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो।
25th अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है 31C। आर्टिकल 31A और 31B फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। आर्टिकल 31C 25th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है और इसके अंदर कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं, इन प्रिंसिपल्स में से दो 39B एंड 39C उनको लागू करवाने के लिए आर्टिकल्स 14, 19 एंड 31 के फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा जा सकता है। अब ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है? फंडामेंटल राइट्स जस्टिफाइबल हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिफाइबल है। नॉर्मल पोजीशन ये रहती है कि जो जस्टिफाइबल प्रोविजंस हैं उनको नॉन जस्टिफाइबल प्रोविजंस से ऊपर रखा जाता है। लॉ के अंदर जस्टिफाइबल प्रोविजंस को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन यहां पर आपने क्या किया? दो डीपीएसपी 39B एंड C को आपने ज्यादा अहमियत दी। किससे ज्यादा अहमियत दी? आर्टिकल्स 14, 19 एंड 31 के फंडामेंटल राइट्स से आपने उन्हें ज्यादा अहमियत दी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैलेंस था वो आपने चेंज कर दिया। बात यहां पर भी नहीं रुकती है। केरला राज्य के अंदर लैंड रिफॉर्म्स के लिए कुछ कानून बनाए गए थे। उन कानूनों में से दो कानून 29th अमेंडमेंट के द्वारा शेड्यूल 9 के अंदर दाखिल किए जाते हैं। अब ये जो शेड्यूल 9 है ना, उसकी खासियत ये है कि कोई कानून एक बार आपने शेड्यूल 9 के अंदर दाखिल कर दिया, दैट्स इट, उसके बाद उसको किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वैसे आज वो पोजीशन चेंज हो चुकी है, आज उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन ओरिजिनली जिस तरह से आर्टिकल 31B और शेड्यूल 9 को तैयार किए गए थे, प्रोविजन ये किया गया था कि शेड्यूल 9 के अंदर एक बार आपने कोई कानून दाखिल कर दिया, उसके बाद उसको ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल जाती थी। भले ही वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता था, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। 29th अमेंडमेंट के द्वारा आपने क्या किया? केरला राज्य के अंदर लैंड रिफॉर्म्स के लिए दो कानून बनाए गए थे। वैसे वो अमेंडमेंट के एक्ट्स थे, उन एक्ट्स को आपने शेड्यूल 9 के अंदर दाखिल कर दिया कि जिनसे ये जो मठ था, जिसके ये प्रमुख थे केशवानंद भारती जी, उनके फंडामेंटल राइट्स पर इसका असर पड़ रहा था। एंड दैट इज द रीजन 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 29th अमेंडमेंट, इन तीनों अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसी केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आइडिया दिया, ये थियोरी प्रोपाउंड करी। वैसे तो पहले भी जो हमारे जस्टिस मुधोलकर जी थे, उनके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का एक रफ आइडिया हमें दिया गया था, लेकिन प्रॉपरली इस आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, जजमेंट के अंदर शामिल किया जाता है केशवानंद भारती केस के द्वारा। इसीलिए इसको एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। वैसे बाद में इस जजमेंट को बदलने की कोशिश हुई पार्लियामेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका रिव्यू करवाने की कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रही और इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आज भी लागू है। आशा करता हूं कि ये जो केस के साथ जुड़े हुए अमेंडमेंट्स हैं 24th, 25th एंड 29th, वो आपको समझ में आए होंगे। जब तक हम बैकग्राउंड नहीं जानते हैं तब तक केस को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई सारे केसेस हैं, अलग अलग वीडियोस में हम इन केसेस पर बात करते रहेंगे, लेकिन जब भी हमें परेशानी होती है ना किसी जजमेंट को समझने में, ये परेशानी इसलिए होती है कि हम इवोल्यूशन को नहीं जानते हैं। ये मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है, वैसे डिटेल में इस पर 1-2 घंटे तक चर्चाएं हो सकती है, लेकिन हमें यही करना है कि किसी भी केस को, किसी भी जजमेंट को समझने के लिए उसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड हमें जान लेना है। उसके बाद वो केस समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये ब्रीफ जो चीज़ें मैंने आपको ब्रीफ में बताई इस केस के बारे में, वो आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।